हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 और इसका शीर्षक है यह धरती कितना देती है। और ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। और ये एक कविता है। तो मैं कविता तो यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि वो कविता थोड़ा बड़ा कविता है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे और क्या इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कवि का परिचय देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। कवि का परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को हुआ। इस 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के कौसम्बी ग्राम में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। उसके बाद प्रयाग, जिसको इलाहाबाद में अध्ययन शुरू किया। प्रयागराज जिसको बोला जाता है कि शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय विचारधारा के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होते ही पढ़ाई छोड़ दी और ये भी सत्याग्रह में कूद पड़े। कविवर पंत ने बचपन से ही कविता लिखना प्रारंभ किया। पर्वतीय अंचल में पलने से प्रकृति का उन पर प्रचुर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये उत्तराखंड में था। उत्तराखंड जानते हैं कि एक प्राकृतिक मतलब वहाँ वहाँ प्राकृतिक क्षेत्र है, वहाँ पहाड़ पठार और बहुत ही खुला जगह है। तो इसलिए वहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा प्रकृति का उन पर प्रचुर प्रभाव पड़ा। सन 1915 से उन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया। सन 1919 में ग्रंथि नामक खंड काव्य की रचना की। तो ये पूछ सकता है ग्रंथि नामक खंड काव्य की रचना सुमित्रा किसने की, तो सुमित्रा नंदन पंत ने की। उनका पहला काव्य संग्रह पल्लव सन 1924 में छपा। कहा जाता है कि उनके ऊपर अंग्रेजी के किट्स व शैली तथा रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव था। 28 दिसंबर सन 1977 को पंत का निधन हुआ। उनकी काव्य संग्रह इस प्रकार है: उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या आदि। ठीक है, तो ये आप एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छा से। और आपको कोई अलग से किताब लेने का ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको एक बार देख लीजिएगा तो आप हिंदी में पास होने पर तो एटलीस्ट इतना तो आप करके आ ही जाइएगा। आप फिर अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं जो प्रश्न का आंसर। चलिए अब इसका प्रश्न देख लेते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर क्या बोए थे, तो मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। अब जब आप कविता पढ़ेगा तो उसमें सुमित्रा नंदन पंत बता रहे हैं कि जब वो छोटे बालक थे, जब उनको बालपन में जब उनको ज्ञान नहीं था तो पैसे को मिट्टी में बोए थे। डिम्ब तोड़कर निकले, डिम्ब तोड़कर कौन निकले, तो चिड़ियों के बच्चे निकले। ठीक है। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, यह देखकर कि वह वंश कैसे बढ़ता है वह यह जानकर वे अवाक रह गए। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि ने बचपन में छिप कर क्या बोया था, तो पैसे बोए थे। ठीक है। छठा प्रश्न, किस घटना से कवि के सपने बिखर गए। पैसे के पेड़ नहीं उगने से कवि जो सुमित्रा नंदन पंत है ये सोचते थे कि पैसे का, बचपन में ऐसा सोचते थे कि अगर पैसे को अगर मिट्टी में गाड़ेंगे और तो उससे फिर एक पेड़ उगेगा जिससे पैसे निकलेंगे, तो ये उनके सपने जो हैं टूट गए। सातवां प्रश्न है, कौतूहलवश कवि ने आंगन के कोने में क्या रोपा। सेम के बीज रोपे थे, सेम के बीज रोपे थे। प्रश्न आठवां, कवि किस घटना को भूल जाता है। कवि बीज रोपने की जो घटना थी उसको भूल जाता है। नवा प्रश्न, कवि आंगन के कोने में क्या देखता है, कि सेम के पौधे अंकुरित थे। ठीक है। प्रश्न दसवां, सेम की कलियां कवि को क्या प्रतीत होती हैं। जीवन की विजय पताकाएं ये प्रतीत होती हैं। ठीक है। बस आपको ये सारा चीज़ एक बार देखने से क्या पता चलेगा कि अच्छा इस चीज़, ये जो कविता है इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में बात हुआ है, तो इससे आप कुछ भी वहाँ वर्ड्स में अपने वर्ड्स में बना करके लिख सकते हैं। प्रश्न 11 में, कवि ने बचपन में जो पैसे के बीज बोए थे वह था कवि का लोभ और स्वार्थ। 12वां में, कवि कैसा समाज चाहता है जहाँ लोभ और स्वार्थ ना हो। 12वां में प्रश्न में क्या है, कवि कैसा समाज चाहता है जहाँ लोभ और स्वार्थ ना हो। इस कविता में प्रयोग हुआ है तत्सम, तद्भव, देशज, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है इस कविता में। सेठ कौन सा है, वह तो है तद्भव है। कवि को क्या मालूम चल गया, कवि को वंश कैसे बढ़ता है यह मालूम चल गया। सेम की फलियां कैसे बढ़ती हैं उसकी तुलना कवि किससे करता है, तो चंद्रकला से करता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। यह धरती कितना देती है, कविता में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह धरती कितना देती है, कविता में तत्सम, तद्भव, देशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कवि ने कविता के माध्यम से संसार की खुशहाली का क्या मार्ग सुझाया। कवि ने कविता के माध्यम से तृष्णा, लालसा, स्वार्थ, लोभ यह सब मानव की बुरी प्रवृत्तियां हैं जो मानव को सज्जन बनने में, ममता के दाने बोने में बाधा डालती हैं। इसलिए हमें सच्चे ममता के दाने बोने हैं जिसमें मानवता की सुनहली फसल उग सके, तब जाकर यह संसार खुशहाली से भरेगा। प्रश्न तीसरा में बोलता है, सुमित्रा नंदन
पंत की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जो थे वो छायावादी कवि थे। छायावादी कविता की भाषा चित्रमयी है। पंत के काव्य विकास के कई स्तर हैं, उसी के साथ उनकी भाषा भी विकसित होती जाती है। इस तरह वे परिवर्तन के मूल में कवि के मन में छिपी हुई वस्तु सजगता है, उसे कहीं भी किसी रूढ़ि में बंद कर नहीं रहने देती। यह धरती कितना देती है कविता को आपने पढ़ा। इसमें तत्सम शब्दों से लेकर उर्दू, देशज, तद्भव आदि तमाम शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया है। जैसे देशज जो है, देशज शब्द के लिए कौन कौन सा, जैसे छुटपन है, कचपचिया है, फिर बूटे है। छुटपन कचपचिया बूटे, ये सब ये देशज शब्द है। तद्भव में सेठ, सेठ जो है यहाँ तद्भव शब्द है। कविता को पढ़ते हुए आपने यह महसूस किया होगा कि इसके प्रवाह लय कहीं भी खंडित नहीं होता है। एक बार कविता के साथ चलना शुरू करे तो फिर अपने साथ बाहर ले जाती है। तत्सम शब्दों और देशज शब्दों के मेल से भाषा में अलग चमक आ गई है। सुमित्रानंदन पंत उन कवियों में प्रमुख हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्योचित संस्कार प्रदान किया, उसमें मिठास भरी है। वे अपनी कविताओं में अपने हिसाब से प्रयोग करते चलते हैं। इस कविता में भी मावस के हंसमुख नभ से जैसे प्रयोग देखें। यहाँ मावस से तात्पर्य अमावस से है, परंतु पंत ऐसी छूट लेते हैं। प्रश्न चौथा, अर्थ स्पष्ट कर। आप बस एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। प्रश्न चौथा बोलता है अर्थ स्पष्ट करें। इसका अर्थ अब स्पष्ट करना। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कवि बचपन की घटना को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने बचपन में छिपकर पैसे के बीज बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की ढेर फसलें उगेंगी और मैं उस रुपए की कमाई से फल फूल कर मोटा सेठ बनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह कवि का बचपन था। वह प्रकृति के क्रिया व्यापार से अवगत नहीं था, इसलिए धरती को बंजर कहते हुए कोसता है, क्योंकि पैसे बोने से पेड़ नहीं उगते। पैसा बोना यहाँ प्रतीकार्थ रूप में आया है। इस घटना से कवि के सपने बिखर गए। वह कई दिनों तक इस इंतजार में रहा कि पैसों के पेड़ जरूर उगेंगे। आगे कवि को जब होश होता है तो इस घटना के बारे में कहा कि यह मेरी बाल कल्पना थी। बात सही है। मैं उस समय अबोध था। मैंने पैसे नहीं बल्कि ममता को रोपा था, इच्छा को सींचा था। हमने भी बचपन में ऐसा कोई काम किया होगा। कवि के कहने का अर्थ यहाँ यह है कि व्यक्ति को इच्छाओं से चालित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक बार फिर से इसका पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा क्या कवि कहना चाहता है। आप जरूर एग्जाम में लिख कर आएगा, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा। प्रश्न 5वां कर रहा है, व्याख्या करें। छोटे तारों से चित्रे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरों श्यामल लहत्रों पर, सुंदर लगते थे मावास के हंसमुख नभ से, चोटी की मोती से आंचल के बूटों से। अब इसकी व्याख्या क्या है वो देख लेते हैं। कवि देखता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सेम के पौधे का विकास होता गया। उसमें अनगिनत पत्तियां लदी, फूल लगे, बेलें चौड़ी हुई, पौधे से वह लतर पेड़ बन गई। उसमें कई कई शाखाएं निकल आईं, जैसे हरे 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 अनेक झरने फूट पड़े हों। वह लतर अब छाती ताने आंगन के बीच खड़ी है। कवि अवाक रह गया, इसलिए कि उसे मालूम चल गया कि वंश कैसे बढ़ता है, जीवन की गति कैसे चलती है। कवि सेम के लत्तर के सौंदर्य को बड़ी सूक्ष्मता से अनुभव करता है। सेम के उजले फूल ऐसे लगते हैं जैसे तारे आकाश में चितराए हों। समुद्र या नदी की जल लहरों के ऊपर नीचे आने से जो फेनिल झाग पैदा होता है, इस फेनिल झाग की तरह उजले फूल दिखाई पड़े। कवि को ये उजले सुंदर फूल अमावस की रात में जैसे कोई हंस रहा हो और उसको उजले दांत दिखाई पड़ रहे हो, ठीक उसी तरह लगते हैं। तो ये व्याख्या है, आपको बस एक बार पढ़ लेना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हिंदी का रहेगा उस दिन बस एक बार आप मेरा वीडियो फिर से सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। थोड़ा इससे क्या हो जाता है कि रिवीजन हो जाता है। कवि ने यहाँ उमाएँ गढ़ी हैं। सेम के उजले फूल का सौंदर्य कवि को आकर्षित करता है। कवि इसकी उपमा नायिका की चोटी में गुथे मोती और आंचल पर बूटे के काम से देता है। कवि आगे देखता है कि सेम से लतर, मतलब यहाँ सेम के पौधे का जिक्र है। कवि आगे देखता है कि सेम से लतर अब बड़े हो गए हैं, उसके उजले फूल फलियों के रूप में परिणित हो चुके हैं। समय के साथ वह फलती फूलती रहीं। सेम की लतर का हर अंग कवि को आकर्षित करता है। फलियों की तुलना वह प्रकृति के विभिन्न उपादानों से करता है। उसकी हर स्थिति पर कवि सूक्ष्म दृष्टि रखता है। देख रहे हैं ना कितना मतलब सूक्ष्म विश्लेषण किए हैं इन्होंने सेम के लत्तर के बारे में, उसके हर एक अंग के बारे में, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे वो प्रकृति में अपने आप को जीवित रख रहा है। तो ये सारा चीज़ आप
आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने आंसर शीट पे। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ। इन पंक्तियों को आप देखिए। पतली चौड़ी फलियाँ, उफ क्या गिनती, लंबी लंबी उंगलियों से नन्ही नन्ही सेम की फलियाँ कैसे बढ़ती हैं, उन उसकी तुलना कविचंद्र कलाओं से करता है। जिस तरह चंद्रमा की कला हर दिन बढ़ती है, उसी तरह सेम की लत्तर भी बढ़ती हैं। फलियों का समूह कवि को मोती की लड़ियों सा खुले आकाश में टिमटिमाते तारों सा प्रतीत होता है। देखिए बुक में कभी कभी मिसप्रिंट दे देता है, तो यहाँ मोती होगा, ठीक ना। प्रश्न छठा बोलता है अर्थ स्पष्ट करें। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जबकि क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। उत्तर क्या है? कवि अगले अवतरण में कहते हैं कि एक सेम के पौधे ने इतने फल दिए कि मैंने जाड़े भर खाया। सुबह शाम दोनों समय घर में पकाया गया, पास पड़ोस बंधु बांधव जाने अनजाने सबको बंटवाया। तो एक सेम के पौधे ने इतना फल दिया कि ये तो खाए खाए, साथ में पड़ोसियों को भी इन्होंने बांटा। इसकी कोई गिनती नहीं कि सेम ने कितनी सारी फलियां दी। धरती कितनी देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्र को। देखिए बात सही है। मैं उसके महत्व को समझ नहीं पाया। अपने बचपन की गलती को स्वीकारते हुए कवि स्वयं को दुत्कारता है और सोचता है मैंने बचपन में जो पैसे के बीज बोते वह मेरा स्वार्थ था, लोभ था। यह धरती माता रत्न देती हैं, इसे अब समझ सका हूँ। इसे मानव ममता के दाने बोने हैं। इन पंक्तियों में कवि की दृष्टि छिपी हुई है। कवि चाहते हैं कि हम ऐसे संसार का निर्माण करें जहाँ लोभ स्वार्थ ना हो। हम ऐसे बीज ना बोएं जिनसे लोभ और स्वार्थ उपजे। मानव के द्वारा मानव का शोषण ना हो, बल्कि उनके बीच प्रेम हो, ममता हो, समानता पर आधारित समाज हो, जहाँ श्रम का मूल्य हो, जिससे मानव समाज का भला हो। क्योंकि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। इसी में मानव का कल्याण निहित है। तो ये कविता हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी कविता को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाते टाइम फिर से आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो आप आराम से लिख करके आइएगा। ओके बाय।